हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सब्जेक्ट सीरीज। आज हम अपना चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई सजेस्ट यू गो एंड सी इट। अब हमारे जो टॉपिक रह गए थे रिलेटेड टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसीज एंड ऑल दिस, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका शेल्स में, KLM शेल्स में, जो हमने नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था। उसने ही हमें स्ट्रक्चर दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। But before moving to our first topic, that is electron distribution, let us see what is a neutron. Because in modern periodic table, which is an arrangement of all the elements found in the nature, in modern periodic table, the elements are arranged according to their atomic number, or we can say that they are arranged according to their number of neutrons. So what is a neutron? I told you a neutron is an electrically neutral element which is also a subatomic part of an atom. So we come to know that all the properties of an atom directly or indirectly depend upon the number of neutrons present in the atom. Moreover, the properties are dependent upon the number of electrons present in the outermost shell of the orbit, which we will be seeing in the topic valency next to it. So let's start with electron distribution. As I said, electron distribution means you are distributing the electrons of a given atom in such a way so that the realization of different reaction takes place. तो कैसे होगा वो देखते हैं। सपोज हम बात करते हैं सबसे सिंपल एटम की, मैग्नीशियम के एक एटम की बात करते हैं। उसमें अगर हम फिलअप करें अपने इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, तो हम कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है। मैग्नीशियम आता है हमारा 12th नंबर पे, यानी 12वें नंबर का एलिमेंट है। अगर ये 12वें नंबर पे आता है तो इसकी फिलिंग होगी KLM शेल में। कैसे होगी? फर्स्ट शेल K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 आ गए, यहाँ पर बचते हैं 10। अब हमारा L शेल जो होता है उसमें आ जाएंगे 8, क्योंकि मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं। तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं K और L में। अब जो बच गए यानी कि 2, वो हमारे M शेल में आ जाएंगे। तो हमने देखा हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 2। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत ही इजीली, क्योंकि हमें पता था मैक्सिमम कितना आप फिलअप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शेल में। ये तो था मैग्नीशियम। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज आपको भरना है क्लोरीन। क्लोरीन आपको फिलअप करने हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स आपको फिलअप करने हैं, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप राउंड सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं न्यूक्लियस के लिए। फिर एक और कंसेंट्रिक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं जिसपे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक और उसके ऊपर बड़े रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसको हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि K और L शेल तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए। बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन आपका आता है नंबर 17 पर। अब हम M शेल और ड्रॉ करेंगे और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया क्लोरीन के एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन आप कहिए वो कैसी थी, 2, 8, 7। टोटल नंबर विल बी 17। वन मोर थिंग हियर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तभी एक एटम स्टेबल होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग हो गए तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो वो आयन बन जाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि आयंस, ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया है, आयंस क्या होते हैं, कैटायंस, एनायंस एंड ऑल दैट। यहाँ पे हम फोकस करेंगे अपना सारा एटम के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया एटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बेस्ड अपॉन नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। अब आगे थोड़ा इसमें बढ़ते हैं, तो हम आगे देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वैलेंसी। अब वैलेंसी को हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। वैलेंसी का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे आउटरमोस्ट शेल में, या आउटरमोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे सो दैट इट एक्वायर्स अ स्टेबल पोजीशन। तो हम इसमें बात कर लेते हैं सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या किया आपने, मैग्नीशियम का आयन और क्लोरीन का आयन दोनों को एड अप किया।
ऐड अप करने के लिए आपने सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको बेसिक पता ही है, मैग्नीशियम की वैलेंसी लिखी, क्लोरीन की वैलेंसी लिखी, दोनों को क्रिस क्रॉस किया, बन गया फॉर्मूला। यू बेटर नो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, यू जस्ट क्रिस क्रॉस इट, यू गेट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिल गया, ये आपने देखा कि वैलेंसी की हेल्प से हुआ। तो वैलेंसी निकालेंगे कैसे, हाउ कैन वी फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ गिवन कंपाउंड और अ गिवन एलिमेंट? तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, जो अभी हमने डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स मैंने बताया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7। उसी एग्जाम्पल को अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे वैलेंसी में तो कैसे समझेंगे? क्लोरीन की हमने बात की थी, हमने कैसे फिलअप किए थे इलेक्ट्रॉन्स, 2 देन 8 देन 7। तो मैंने आपसे कहा कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है। तो लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है तो क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कहीं से ले लेता है, सपोज हाइड्रोजन से या किसी भी मेटल से, तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8,8 और क्लोरीन का बन जाता है क्लोरीन का आयन। इसी तरह से रिवर्स में भी ट्रू है। सोडियम की अगर हम बात करें जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 2, 8 और 1, यहाँ आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 11 होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन अकेला आउटर मोस्ट शेल में है। अब सोडियम क्या करता है, स्टेबल होने के लिए उसको रिलीज कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा Na+ बनता है। तो हमारे इतना समझ में आता है इस सारे टॉपिक से कि जो वैलेंसी होती है वो होती है आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं टू अटेन अ स्टेबल पोजीशन। इतना सब करने के बाद हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दो अलग अलग यूनिट्स, दो अलग अलग चीज़ें हैं जिसको इस कंटेक्स्ट में पढ़ना ज़रूरी है। बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट और इन एन एटम, यू कैन से, बिकॉज एलिमेंट का एटम से ही मिलके बनता है, सिमिलर एटम से। तो हम एटम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास सपोज कार्बन है, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन हैं, तो कार्बन में है 6 प्रोटॉन, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 6 है। और हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड है, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बताते रहते हैं। सो फार वी हैव मोर देन 121 एलिमेंट्स एंड यू बेटर नो एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो अभी तक हमारे पास 121 से ज़्यादा एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं अर्थ क्रस्ट से। इसके बाद हम समझेंगे कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है उसको डिनोट कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल Z का यूज़ करते हैं। तो आप कहीं पे भी लिखा देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, तो वहाँ पे लिखा होगा Z इज इक्वल टू 11, या Na नीचे लिखा होगा Z इज इक्वल टू 11, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। अब हम मूव करते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। ये एटॉमिक मास भी लिखा हो सकता है, एटॉमिक मास नंबर भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही बात है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर बताइए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल से मैं उनको बताना चाहूँगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है, एटॉमिक नंबर मीन्स सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जबकि मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि दो चीज़ों का ऐड करना है, और वो दो चीज़ें क्या हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स द मेंबर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स हो गए आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का सम कर देंगे, वो आ जाएगा आपका मास नंबर। तो क्लियरली हमने समझा कि मास नंबर कहते किसे। अब जब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर अच्छे से समझ चुके हैं तो हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी समझ लेनी चाहिए जो इसमें आपको हेल्प करेंगे, जैसे कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। अब ये आइसोटॉप्स और आइसोबार्स से क्या समझेंगे हम। आइसोटॉप, आइसो या जो वर्ड यूज हो रहा है वो है सेम, और टॉप का मतलब हम यूज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के लिए ये वर्ड। तो आइसोटॉप का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, यानी एक ऐसा आपका एलिमेंट जिसके मास नंबर अलग अलग हो सकते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो हो गया आपका आइसोटॉप।
इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइसोटॉप बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यूरेनियम का है, कोबाल्ट का है, आयोडीन का आइसोटॉप है। तो ये आइसोटॉप हो सकते हैं बहुत सारे। और इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। यूरेनियम की एप्लीकेशन की अगर बात करें आइसोटॉप की, तो यूरेनियम यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम कोबाल्ट के आइसोटॉप की बात करें तो वो यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और अगर हम आयोडीन के आइसोटोप की बात करें तो वो यूज होता है गोइटर की ट्रीटमेंट में। यू बेटर नो, गोइटर एक गले की बीमारी होती है जिसमें गला एकदम सूज जाता है, वो आयोडीन की कमी से होती है। तो ये तीनों चीजें हमने देखी, इनकी एप्लीकेशंस देखे और आइसोटोप के बारे में बहुत कुछ समझा। अब हम मूव करते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है आइसोबार्स। अभी आइसोबार्स क्या है? आइसो का मतलब मैंने आपको पहले बताया, आइसो मतलब सेम, बार का मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं मास की बात कर रहा है, वजन की बात कर रहा है। तो आइसो बार यानी एक जैसा मास। तो इसका मतलब द एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसो बार्स। तो इस तरह से हमने समझा कि आइसो बार किसे कहेंगे और आइसोटॉप किसे कहेंगे। आइसो बार्स की भी अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं साइंस में। इस चैप्टर में हमने एटम की कंप्लीट हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी कर ली है। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इस चैप्टर के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें